अस्सलाम वालेकुम, आप देखें प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे महंगाई के हवाले से, डॉलर की बढ़ती हुई उड़ान के हवाले से। ओपन मार्केट में 164 रुपये से ज़ायद पर डॉलर फ़रोख्त हो रहा है। गुज़िश्ता 1 से 1.5 माह के अंदर 5 से 7 रुपये डॉलर की कदर में जो है वो कमी हुई है, जिसकी वजह से डॉलर 164 रुपये से ज़ायद के अंदर ओपन मार्केट में फ़रोख्त हो रहा है। इसके क्या असरात होंगे, इसके असरात आम शख्स की ज़िंदगी पर कितने होंगे, इसके हवाले से भी आज गुफ्तगू करेंगे। और ये भी साथ जानने की आज कोशिश करेंगे कि IMF अपने एक प्रोग्राम के तहत तकरीबन 650 बिलियन डॉलर मुख्तलिफ ममालिक के अंदर तकसीम करेगा, जो कि उसकी तारीख के वन ऑफ द बिगेस्ट फ़ंड्स हैं जो तकसीम किए जाने हैं, जिसमें डेवलपिंग कंट्रीज़ के हिस्से में भी कुछ रुकूम आएंगे, जिसमें पाकिस्तान का शुमार भी किया जाता है। तो इसकी कितनी इंडक्शन है जो प्रॉबली इसी मंथ के आखिर तक पाकिस्तान में आ पाएगी, और उसका असर हमारी इक़्तिसादियात पर कितना हो पाएगा। साथ ही साथ ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि हुकूमती अच्छे या बढ़ते एदाद शुमार जो हैं, क्या वो सिर्फ सोशल मीडिया या मीडिया पर हैं, प्रैक्टिकलिटी उसकी कितनी है, और हमारी रेमिटेंस, हमारी एक्सपोर्ट्स की क्या सूरत हाल है। इस हवाले से भी गुफ्तगू को हम आज करने की कोशिश करेंगे। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं मुज़म्मिल असलम साहब, माहिर इक़्तिसादियात हैं, मौशियात हैं। डॉक्टर फ़रूख साहब मौजूद हैं, एक्सपर्ट ऑन इकॉनमी। वेलकम जी आप दोनों को। गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करता हूँ मुज़म्मिल असलम साहब। ये बताइएगा मुज़म्मिल साहब कि अभी जो डॉलर को ऑल ऑफ सडन एक स्पाइक लगा है, इसकी क्या रीज़न्स हैं और क्या इसके असरात हो सकते हैं? जी बहुत शुक्रिया, आपने जो है मदू किया। डॉलर देखिए, एक दुनिया में ना करेंसी का जो मतलब होता है कि करेंसी को कहीं पे आप एक जगह पे नहीं रख सकते। जो एडवांस कंट्रीज या जिन्होंने तरक्की की है, उन्होंने अपनी करेंसी को अनपैक्ड और मार्केट फंडामेंटल्स पे छोड़ दिया, छोड़ा हुआ है। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में हमने देखा था कि मुशर्रफ साहब ने जो है सबसे पहले गलती की थी, और उन्होंने जो है 57-58 रुपए में जो है डॉलर को बड़ा अरसा फिक्स रखा, और उसके बाद एक क्राइसिस जो है ब्रू किया, और जो है 2007-8 में पाकिस्तान की करेंसी और मईशत उड़ गई। वही चीज जो है हमने देखी, उसके बाद जो है इसहाक डार साहब ने फॉलो किया, उसी डॉक्ट्रिन को कह लें या फिलॉसफी को कह लें, और उन्होंने कोशिश की कि जो है रुपए को एक जगह फिक्स कर दें। देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो जो है उनका उसके पीछे क्या था, एक उनकी स्ट्रेटेजी थी जिसने जरूर काम किया 3-4 साल पहले, और उसमें जो है एक सर्टेनिटी भी आई, उसमें जो है इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आई, लोगों को काफी काम करने का मौका भी मिला। लेकिन उन्होंने गलती ये की थी कि जो दुनिया की बदलती हकाइक और पाकिस्तान की बदलती हकीकत, जैसे कि पाकिस्तान में तरक्की उनके आखिरी 2 साल में तेजी से हो रही थी, सीपैक आ गया था, बहुत सारी जो है इम्पोर्ट बिल पे प्रेशर आ रहा है, उन्होंने उसके हिसाब से जो है करेंसी को एडजस्ट नहीं किया था। मैं ये कहूँगा पहले 3 साल वो बिल्कुल राइट थे, लेकिन जब जैसे मौसम तब्दील होता है तो इंसान जो है अपने कपड़ों को और खुराक को चेंज करता है। इसी तरीके से मईशत भी एक मौसम है, उसके मौसम होते हैं, बिजनेस साइकिल्स होती हैं, इकोनॉमिक साइकिल्स होती हैं। अगर आप साइकिल के हिसाब से एडजस्ट नहीं करेंगे तो आप बीमार हो जाएंगे ना, जैसे मौसम तब्दील होता है। अब की दफा जो ये हुकूमत आई है सर, ये कौन सा मौसम है, इस मौसम का भी बताइएगा ना सर। जो मैं आ गया। अब जो ये हुकूमत आई, इन्होंने 2019 प्रिसाइजली जो है 2019 जुलाई से एक्सचेंज रेट को छोड़ दिया मार्केट फंडामेंटल से। उस वक्त जो है एक्सचेंज रेट था 168 रुपए, वहां से जो है ये 155 भी हुआ, फिर 162 भी हुआ। ये 2 से 3 दफा जो है हमारे मजमूई इकोनॉमिक हालात, पेमेंट्स और उसके हिसाब से चेंज हो रहा है। उसका फायदा क्या हुआ, जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो सस्टेन कर रहे हैं, हमारा करंट अकाउंट सस्टेनेबल लेवल पे है, ठीक है। तो वो जो है कल को अगर कोई बम फूकता है इंटरनेशनली, तो आप जो है एकदम डिफॉल्ट काउंटर पे नहीं जाते। ये चीज जो है ये पाकिस्तान की मईशत के लिए बड़ी अच्छी होगी। अभी जो है 154 रुपए था मई में डॉलर, अब वो जो है 164 हो गया, लगभग तकरीबन आप समझ लें कि 7%, 6% जो है हमारे रुपए की कदर गिरी है। ये बहुत जरूरी था, क्योंकि हमारे इंपोर्ट बिल थोड़े से बढ़ना शुरू हो गए थे, कंजम्पशन हमारी बढ़ गई थी, उसको जो है एडजस्ट करने के लिए उसका अब देखें फायदा देखें। मई से जब ये शुरू हुआ, पिछले महीने हमारा दरामदी बिल था 6.4 अरब डॉलर, इस महीने हमारा वो बिल कम होकर 5.4 अरब डॉलर का आ गया। 1 अरब डॉलर की हमारी जो है
सीधा दरामदात कम हो गई। ठीक है, मैं इसकी सर डिटेल में जाता हूँ, फरूख साहब के पास जाना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जो इंपोर्ट्स हैं वो बढ़ रही हैं, हमारी रेमिटेंस आ रही है, डॉलर जो है वो थोड़ा सा बढ़ गया, तो क्या हो गया, इसमें क्या परेशानी है? मैं आपकी एक ट्वीट भी देख रहा था, आपने इसका बड़ा जो एक तफसीली एक आपने हिस्टोग्राम उसका जो है वो शेयर किया हुआ था, बताएंगे सर डॉक्टर साहब? ये आपने खुद से बड़ा ही सादा अंदाज में बता दिया कि हुआ क्या। देखिए, 6 अरब डॉलर की हमने एक महीने में इंपोर्ट कर डाली। एक्सपोर्ट जो है वो अब जाके कहीं 2013 और 14 का जो साल था, 22 साल, उसके लेवल पे अब जाके कहीं वो पहुंच रही है। तो इंपोर्ट 6 अरब डॉलर की कर दी है, एक्सपोर्ट हमसे हो नहीं रही, तो नतीजा क्या होगा कि आपके रुपए के ऊपर प्रेशर आएगा। अब बात कर देना कि 10 रुपए गिर गया है, पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा है कि 10 रुपए गिर गया है। अगर 10 रुपए अच्छा है तो फिर 50 रुपए गिरा दें, फिर और मजीद अच्छा हो जाएगा पाकिस्तान के लिए। देखिए, ये है इस वक्त हमें जो रेमिटेंसेस हैं, जिस तेजी से वो बैंकिंग चैनल्स के आई हैं, शायद कोविड के नतीजे में, उसके नतीजे में बहुत बड़ा सहारा मिला है। एक्सपोर्ट्स हमारी नहीं बढ़ रही। अगर आपने 7-8 साल पहले जो चीज जो एक्सपोर्ट का लेवल अचीव किया था, अब हम वापस वहां पे आ रहे हैं, और फिर हम सोशल मीडिया पे और हमारे मुद्रा जो है वो बड़े बड़े बयानात दे के हमने कमाल कर दिखाया है। एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की नहीं बढ़ रही। अब दुनिया में किसी और हमारे जो इस खित्ते में ममालिक हैं उनके साथ कंपेयर करके देख लीजिए, हम अब जो 6-7 साल पहले एक्सपोर्ट किया करते थे, अब जाके उस लेवल पे हम पहुंच रहे हैं, और महीने की 6 अरब डॉलर की हमने इंपोर्ट कर डाली। तो जाहिर बात है कि हमारे रुपए के ऊपर जो है उसका प्रेशर होगा। देखिए, इस्लाहात नहीं कर पा रहे हैं। जब तक हम अपने डोमेस्टिक सेक्टर के अंदर अपनी प्रोडक्शन नहीं बढ़ाएंगे, और इतनी प्रोडक्शन नहीं बढ़ जाए कि सरप्लस आ जाए हमारे पास, जो 22 करोड़ पाकिस्तानियों ने खुद इस्तेमाल करना है, उससे कहीं ज्यादा प्रोड्यूस करना होगा ताकि हम उसको एक्सपोर्ट कर पाए। अब ऐसा क्यों नहीं हो रहा? देखिए, हमारी मईशत जो है वो मैं समझता हूँ कि 4 बड़े कार्टेल्स, जिनको वजीर आजम कहते हैं, वजीर आजम साहब ने बार बार उनको माफिया का लफ्ज इस्तेमाल किया। पावर, बिजली का जो बहुत बड़ा कार्टेल है, शुगर का जो बहुत बड़ा कार्टेल है, फिर खाद का, फर्टिलाइजर का बहुत बड़ा कार्टेल है, और इसी के साथ साथ अब ऑटोमोबाइल जो कारें प्रोड्यूस कर रहे हैं। मैं सर इनकी डिटेल में जाता हूँ डॉक्टर साहब, मैं इनकी डिटेल में जाता हूँ। कार्स के ऊपर आज बड़ी ट्वीट्स भी हुई हैं और बड़ा जिक्र हुआ है कि जी बड़ी बेहतरी आ गई और चीज़ें जो है वो चल पड़ी हैं। लेकिन मुझे भी एक ब्रेक का कहा जा रहा है, आप दोनों साहिबान मेरे साथ रहेगा पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, यहीं से गुफ्तगू कंटिन्यू करते हैं। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं डॉलर की कदर के हवाले से, और साथ ही साथ जो हुकूमत पाकिस्तान को मुमकिन तौर पर IMF से पैसे मिलने वाले हैं उसका किस हद तक इतलाक होगा, और इन तमाम चीज़ों का आम शख्स की ज़िंदगी पर कितना असर पड़ेगा। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करें जमशेद इकबाल चीमा साहब, वज़ीर आज़म के एडवाइज़र हैं फूड सिक्योरिटी के मामलात पर और एग्रीकल्चर के ऊपर भी। वेलकम टू द शो चीमा साहब। चीमा साहब, ये बताइएगा कि 164 रुपये ओपन मार्केट में डॉलर चला गया है, और तकरीबन 10 रुपये कीमत बढ़ी है डॉलर की मई से लेके अभी तक, बड़ा स्पाइक आ रहा है। इन सारे मामलात का फूड के ऊपर किस हद तक असर पड़ेगा, और गवर्नमेंट उसे डील करने के लिए क्या प्लान रखती है? देखें, इसमें आप कह लें कि कोविड के बाद चीज़ें काफ़ी ख़तरनाक है पूरी दुनिया में ही, कि कमोडिटी में हम बड़ी चीज़ आप कह लें तेल या एनर्जी, कोल, एनर्जी, गैस और तेल, ये तीनों चीज़ें तकरीबन एवरेज कोई 90% बढ़ गई हैं। फिर हम देखते हैं कि ये जो आपका ग्रेन है दुनिया में 60% बढ़ गया ऑलमोस्ट। फिर हम देखते हैं कि ये आपकी जो दातें जितनी भी हैं, लोहा है, निकल है, पीतल है, ये कोई 40% बढ़ी हैं। फर्टिलाइज़र दुनिया में तकरीबन कोई 100% ज़्यादा बढ़ गई है। DAP जो 122% बढ़ी है, TSP 129% बढ़ी है, और ये जो प्रोडक्ट है यूरिया 95% बढ़ गया है। सो बेसिकली दुनिया में तमाम चीज़ें महंगी हुई हैं आफ्टर कोविड, ड्यूरिंग कोविड, और उसकी बुनियादी वजह ये बनी कि अक्सर दुनिया में जहाँ जहाँ प्रोडक्शन हो रही थी, वेल तेल के बंद हुए हैं, वहाँ पे आप कह लें माइंस बंद हुई हैं, ऑपरेशन बंद हुआ, वहाँ पे फैक्ट्रियाँ बंद हुई, प्रोडक्शन बंद हुई। सो उसमें एक शार्टेज की सिचुएशन बनी है दुनिया पूरी में। फर्नेस ऑयल महंगा है और पूरा मिल नहीं रहा, अब कल गैस महंगी है, पूरी मिल नहीं रही। इस वक्त हमारे पास आपके लिए पूरी गैस परचेज़ करने के लिए। सर, ये तो दुनिया का सिनेरियो है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो रुपया है वो डी वैल्यू हो रहा है,
उसकी जो वैल्यू है वो ख़राब हो रही है, कम हो रही है। हमारे लोग आज भी परेशान हैं। मेरे सामने इस वक्त आप लोगों की जारी की हुई रेट लिस्ट है, मैं अपने व्यूअर्स को दिखा सकता हूँ, आप कहते हैं तो मैं सुना सकता हूँ। लोग सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं सर, मेरा सुने, वो जानना चाह रहे हैं कि भाई 164 $64 डॉलर चला गया, अब हमें टींडे, गोभी, घी, अंडा, दाल, चीनी ये कितने का मिलेगा, ये वो ये जानने में। अब सुन लें ज़रा, मैं कह रहा हूँ कि इसमें इस वक्त जो डॉलर में प्रेशर आया है कि आपकी इंपोर्ट बड़ी तेज़ी से बढ़ी है। इंपोर्ट बढ़ने की जो बुनियादी वजह के $10.5 अरब डॉलर की इस साल मशीनरी इंपोर्ट हुई है। इस वक्त तकरीबन कुछ $4 अरब डॉलर के लगभग जो इंपोर्ट है वो सिर्फ टेक्सटाइल मशीनरी की हुई है। यहाँ जो वज़ीर-ए-आज़म ने पैकेज दिया है या हमारी गवर्नमेंट ने जो पैकेज दिया है टेक्सटाइल को, फिर दिया है हाउसिंग को, फिर मुख्तलिफ जो इंडस्ट्रीज़ हैं जो पैकेज दिया है, तो उससे इंडस्ट्रियल सेक्टर जो बड़ी तेज़ी से तरक्की करना शुरू हो गया। उसमें आपका यू कैन से कि ये ऑटो सेक्टर है, कारें हों या मोटरसाइकिलें हों, आप हाउसिंग में आप कह लें कि जो लोहे की, फेरस की, वो इंपोर्ट बहुत ज़्यादा हो रही है, रॉ मटेरियल की और की इंपोर्ट काफ़ी ज़्यादा हो रही है। सो आप कह लें कि जैसे जो एक डेवलपमेंट फास्ट हुई है तो उससे इंपोर्ट भी बढ़ी है। उससे आप कह लें कि उसका जो एक्सपोर्ट पे इम्पैक्ट आना है वो बाद में आना है, पहले उसका इंपोर्ट पे इम्पैक्ट आ रहा है, एक्सपोर्ट पे बाद में आएगा। सो इस वक्त डॉलर जो है पिछले 3 महीने प्रेशर में है और अगले 3 महीने भी रहेगा। बाकी रही थी बात कि पिछले साल हमारे यहाँ इम्पोर्ट जो ज़्यादा हुई, फूड की इम्पोर्ट आलमोस्ट 8.5 अरब डॉलर की हो गई, फिर 2.5 अरब डॉलर की आपकी इसकी काटन की इम्पोर्ट हो गई। उसमें इस साल काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। इस साल हमारी जो 6 फसलें बम्पर हुई हैं, राइस है, इसमें वीट है, फिर हमारे दालें बेहतर पैदावार हुई हैं, चीनी हमारी पहले से मैं इसका आंसर ले लूँ। मैं मेरे साथ रहेगा मुज़म्मिल असलम साहब मौजूद हैं। मुज़म्मिल साहब, जिस तरह के चीमा साहब बता रहे हैं कि इंपोर्ट्स जो है वो हमने बहुत ज़्यादा किए हैं, हैवी मशीनरी हमने इंपोर्ट किया है, लेकिन अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब ये ट्वीट करते हैं और इनका ट्वीट गालिबन ये आज का ही ट्वीट है जिसमें वो कहते हैं कि जी हमारी जो एक्सपोर्ट्स भी हैं, अगर इंपोर्ट आपकी बढ़ गई है तो वो कहते हैं आर एक्सपोर्ट्स ग्रू एट 17.3% टू $2.35 बिलियन एज कम्पेयर टू $2 बिलियन इन जुलाई 2020। तो इसका दूसरा मतलब ये है सर कि अगर चीमा साहब जो फॉर्मूला पेश कर रहे हैं कि इंपोर्ट बढ़ने से हमारा जो डॉलर है उसके स्पाइक हो गया है, तो हमारी सर एक्सपोर्ट्स भी बढ़ रही हैं। आप ये देखें, ये अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब का ट्वीट है। व्हाट इज़ गोइंग ऑन सर? देखें, बात यह है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का ना तकरीबन जो है 2.5 टाइम्स का फर्क है। यानी कि हम $1 अगर एक्सपोर्ट करते हैं ना तो $2.5 की अब इंपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए हमारा तिजारती खसारा जो है जून के महीने में $3 अरब का है लगभग। बात यह है कि थोड़ा सा हम अभी तक जो है परसेंटेज पड़े रहते हैं। मैं आपको छोटी सी मिसाल दे देता हूँ कि जून के महीने में हमारी बरामदात थी $2.7 अरब और दरामदात थी $6.4 अरब। जुलाई के महीने में हमारी बरामदात हो गई $2.3 अरब और दरामदात हो गई $5.4 अरब। तो हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो गैप है ना वो 3 से $3.5 अरब है। ठीक है, अगर एक्सपोर्ट 10% बढ़ती है ना तो हमारी $200 मिलियन से एक्सपोर्ट बढ़ती है, और अगर इंपोर्ट 10% से बढ़ती है ना तो हमारी $600 मिलियन से इंपोर्ट बढ़ती है। तो जब $600 मिलियन और $200 मिलियन का फर्क हुआ तो इसका मतलब ये कि आपके मुल्क से डॉलर बाहर जा रहा है। यही जो है बात समझाने की कोशिश हो रही है। थोड़ा सा डॉक्टर साहब जो है उस पर नाराज हो गए मेरे से, शायद मेरे ख्याल से। मैं यही कहना चाह रहा था कि माजी में हम क्या करते थे, रुपए को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे मुल्क से जो डॉलर का आउटफ्लो था उसको हम जाने देते थे, उसको कंट्रोल नहीं करते थे, और फिर उसके बाद हम IMF की जो है बकेट में जाके गिर जाते थे, और फिर IMF हमें कहता था, रिमोट कंट्रोल की तरह चलाता था कि शरह सूद बढ़ा दें, ये कर दें, बिजली की कीमत बढ़ा दें। अब जो स्ट्रेटेजी ये है कि अगर हालात, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि मौसम तब्दील हो तो कपड़े भी तब्दील करना और खुराक तब्दील करने में कोई बुरी बात नहीं है। तो फारूक साहब, सर मैं इसका आंसर ले रहा हूँ डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? डू यू एग्री विद हिम? देखिए मुर्तज़ा साहब, किसी किस्म की माशी पॉलिसी कोई तब्दीली नहीं आई है। देखिए, जब MLN के दौरान हमारा जो करंट अकाउंट का खसारा है $20 अरब पे पहुंच गया, उस वक्त हमें हुकूमत बताया करती थी कि हमने मशीनरी बहुत इंपोर्ट कर ली। अभी हमने एग्जैक्टली वही वाला आर्ग्यूमेंट जो है वो इस हुकूमत से सुना। अगर आप कह रहे हैं कि $6 अरब का महाना इंपोर्ट बिल आ गया है तो हमें जा रहा है कि मशीनरी बहुत इंपोर्ट कर ली है, आप थोड़ा सा सब्र कर लें, फ्यूचर में
वो ठीक हो जाएगा। मुझे ये हो रहा है कि जमीनी हकीकत ये है कि किसी किस्म की कोई इस्लाहात नहीं लाई जा रही। अगर आप 2018 का पीटीआई का मंशूर खोल के देखें, वो इतना खूबसूरत डॉक्यूमेंट है, उसमें इतनी अच्छी अच्छी चीजें लिखी हैं और तकरीबन 4 दर्जन मर्तबा जो लफ्ज है रिफॉर्म्स का, इस्लाहात का, वो इस्तेमाल किया गया है। यानी कि सारा फोकस जो था वो इस्लाहात पे होना था। क्या हम अपना पावर सेक्टर के अंदर कोई इस्लाहात लाए? देखिए 3 सालों में 11 रुपए का जो यूनिट था वो आज 22-23 रुपए का यूनिट है। 100% 3 साल में बिजली की कीमत में इजाफा। मुझे बताएं कि हमारा एक्सपोर्टर जो है वो इतनी महंगी बिजली खरीद के किस तरह एक्सपोर्ट कर सकता है? क्या हमने शुगर के सेक्टर के अंदर किसी किस्म की कोई इस्लाहात लाई? क्या हमने फर्टिलाइजर सेक्टर के अंदर किसी किस्म की इस्लाहात लाई? क्या ऑटोमोबाइल सेक्टर, जो कारों की हम बार बार बात करते हैं, उनकी जो पाकिस्तान में मोनोपोली क्रिएट हुई है, पाकिस्तान में महंगी तरीन और पुरानी तरीन टेक्नोलॉजी से जो कारें बन के सामने आ रही हैं, दुनिया में और आपको रवायत नजर आज ट्वीट हो रही है सर, मिस इन्फॉर्मेशन कह रहे हैं कि जी रिकॉर्ड जो है वो परचेज हुई है जुलाई के अंदर टोयोटा की गाड़ियों की, 6000 पता नहीं कितने यूनिट सेल हो चुके हैं। तो लोगों की तो बाइंग कैपेसिटी बढ़ नहीं गई डॉक्टर साहब? अच्छा, आप जरा इस ये जो भी आपने फिक्रा कहा, ये बड़ा अहम फिक्रा, इसके ऊपर बड़ा गौर से सुनिए। देखिए, हमें तकरीबन महीने भर की 15-16 हजार यूनिट बेच लेते हैं एक महीने के अंदर। इसका मतलब कि 16,000 पाकिस्तानियों ने कारें खरीद ली हैं। 22 करोड़ पाकिस्तानी रहते हैं इस मुल्क के अंदर, 22 करोड़ टोटल में कारें इस वक्त से 2 करोड़ के करीब है। तकरीबन 95% पाकिस्तानी ऐसे हैं जिनका कार से कोई लेना देना नहीं है, कोई दुख ही नहीं है, उन घराने कारें ही नहीं है। मेरे भाई, यहाँ बात हमने करनी है आटे की। 95% जो है वो आटा जो 35 रुपए किलो लिया करते थे, अब वो 70-75 रुपए में ले रहे हैं। हम बात कर रहे हैं 16,000 हमने कारें बेच ली हैं, कमाल कर लिया। वो 16,000 पाकिस्तानी जो है, चीनी आप सोचिए कि जो 55 रुपए की थी अब वो 100 रुपए में दे रहे हैं। तकरीबन 300 अरब रुपया एक पाकिस्तानी जो है, हर बच्चा, बूढ़ा, मर्द और औरत, तकरीबन 25 चीनी इस्तेमाल करता है साल की। तो 22 करोड़ पाकिस्तानी मिलके तकरीबन 300 अरब की चीनी खरीदा करते थे आज से 3 साल पहले। आज वो 600 अरब की मिल रही है। अगर 600 अरब रुपया आपकी और मेरी जेब से निकल गया है, किसी की जेब में गया है, उस कार्टेल के मुतालिक रिपोर्टें आ चुकी हुई हैं। बिल्कुल। हमारे साथ फूड सिक्योरिटी के सर एडवाइजर मौजूद हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब के। चीमा साहब कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे जिस तरह जिक्र कर रहे हैं, बल्कि गिला कर रहे हैं डॉक्टर फारूक साहब, उनके आदाद-ओ-शुमार कह रहे हैं कि तकरीबन दुगनी हो चुकी हैं कीमतें इन खाने पीने की अशिया की, अशिया ज़रूरिया की। क्या वजूहात हैं सर? देखें डॉक्टर साहब, आप कह लें कि मैंने सारी आवाज़ तो उनकी आ नहीं रही थी पूरी। डॉक्टर साहब ने आटे की बात की कि आटा 70 रुपये किलो मिल रहा है। डॉक्टर साहब की इतला बिल्कुल ही गलत है। आटा आज भी 1090 रुपये का मिलता है। अगर ना मिले तो मुझे बता देना। और 1090 रुपये का आटा अगर मिले, आप कह लें 20 किलो, तो ये कितने का बनता है? ये 54 रुपये का बनेगा शायद, अपना हाँ 54 रुपये का, 54 रुपये किलो आटा है जी डेफिनेटली। और 70 रुपये नहीं है, 54 रुपये आप कह रहे हैं जी? 54 रुपये आटा है ना जी, 54 रुपये आटा। अच्छा, तो यहाँ से निकल के प्रोग्राम करने के बाद जाते हुए ले जाना घर, इतने का मिल जाएगा आपको। बाकी आप कह लें कि मैं बता रहा था कि एक कोविड में या ड्यूरिंग कोविड चीज़ें महंगी हुई हैं, लेकिन हमारे यहाँ मैं आज भी इसकी इन्फ्लेशन की मीटिंग अटेंड कर रहा था। तो हमारे यहाँ इस वक्त मतलब जो हम देख रहे थे कि इस खित्ते में या इस इलाके में कौन कौन से मुल्क जहाँ पे चीज़ें दूसरों से महंगी हैं, तो हम काफ़ी रीज़नेबल मतलब पोजीशन पे खड़े हैं। हमारे यहाँ इस वक्त तकरीबन यू कैन से कि सिर्फ चीनी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो महंगा था, या बाज़ जगह बाज़ मुल्कों से सस्ते थे और बाज़ मुल्कों से हम घी में महंगे थे। बाकी चीज़ों में हम तकरीबन सस्ते हैं। यहाँ तेल में हम सस्ते थे, बिजली में हम सस्ते हैं इस खित्ते में, यहाँ पे हम दालों में सस्ते हैं इस खित्ते में, बाकी मतलब चीज़ों में सस्ते हैं। सिर्फ 2 या 3 चीज़ें ऐसी थी जिनमें एक चीनी भी थी डेफिनेटली। सो आप कह लें कि हमने महंगाई को बहरहाल बेहतर मैनेज किया, और यही वजह जो उस दिन आपके प्रोग्राम में बात कर रहा था मैं कि हमने बेहतर मैनेज किया इसको, या महंगाई इस इलाके में कम है। ओवरऑल इंटरनेशनल महंगाई हुई है, उसका इम्पैक्ट हम पे भी आना था। तो मैं जो पहले बात आपने मेरी कंप्लीट नहीं होने दी वो कर रहा था
कि इस वक्त हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट हो रही है, मशीनरी आ रही है, इंपोर्ट हो रही है, तो उसका आप कह लें कि इम्पैक्ट आना था डॉलर पे, आया है। आगे इसकी एक्सपोर्ट भी बढ़ जाएगी। जो हमारा करंट अकाउंट सरप्लस जा रहा था वो पिछले 2 महीने में डेफिसिट में चला गया, ये अगेन जाएगा इसमें सरप्लस में। जो इस साल इंपोर्ट हुई है फूड के हवाले से अगले साल इंपोर्ट इस साल अगर $8 अरब की हुई है, तो अगले साल हम समझते हैं कि 5 के लगभग ये रह जाएगी। $3 अरब अगले साल इंपोर्ट कम होगी, और उससे अगले साल हम नेट अगर देखेंगे तो फर्दर इंपोर्ट कम कर लेंगे। सो इंशाल्लाह इस हवाले से काफ़ी इंप्रूवमेंट जा रही है। टेक्सटाइल ने हमारी को $3.5 अरब इस साल एक्सपोर्ट बढ़ाई है, अगले साल फर्दर को $5 अरब बढ़ाने जा रहे हैं। सो हम जिसे कहते हैं ना, एक आपकी फॉरेन रेमिटेंस प्लस एक्सपोर्ट, ये दो मिलके अगर आपकी इंपोर्ट को कर जाते हैं, बैलेंस कर जाते हैं, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। कई साल बाद, आपको कोई 10-11 साल बाद ये अचीवमेंट हुई, और पिछले 2 महीने ये अचीवमेंट हम नहीं कर सके, आगे को 3 महीने ठहर के हम दोबारा करने शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। लिहाजा इस वक्त अंडर प्रेशर हम हैं, रिज़र्व हमारे अच्छे हैं, बट आप कह लें इंपोर्ट इस वक्त बढ़ी हुई है, और वो बढ़ने की वजह जो है वो मेन एक फूड में या काटन में हुआ है, और दूसरा ये हुआ है मशीनरी में, और तीसरा जो एनर्जी की कास्ट महंगी हुई है। हम नेट एनर्जी के इंपोर्टर हैं, हम कोला इंपोर्ट करते हैं, हम ये क्या नाम है फर्नेस ऑयल इंपोर्ट करते हैं, हम क्रूड ऑयल या डीजल पेट्रोल वो भी इंपोर्ट करते हैं, फिर गैस भी इंपोर्ट करते हैं। सो हम चारों जो एनर्जी की फार्म है बड़ी, वो इंपोर्ट करते हैं। एनर्जी चूँकि महंगी हुई है, कोला आलमोस्ट दुनिया में 100% ज़्यादा महंगा हो गया है, फर्नेस ऑयल महंगा हुआ है, क्रूड ऑयल महंगा हुआ है 90% के लगभग। सो उसका इम्पैक्ट हम पे नज़र आ रहा है। LNG जो है वो भी महंगी हुई है। फिर आगे जो आप कह लें कि इस साल बारिशें पहले थोड़ी हुई हैं, तो उसमें भी आप कह लें कि जो आपकी हाइड्रो पावर जो जितनी हम तवक्को कर रहे थे नहीं है। कल पहली बार आपके तरबेला ने पूरी प्रोडक्शन दी है। सो फिर जब इंडस्ट्री बढ़ी है तो हमारे यहाँ आप कह लें कि बिजली की खपत बढ़ी है। इस वक्त हम 25,000 मेगावाट दे रहे हैं। कभी भी तारीख में 21,000 मेगावाट से ज़्यादा नहीं हुई थी। हम 25,000 से 26,000 मेगावाट की तरफ। और वो तो पिछली गवर्नमेंट क्लेम करती है, वो कहते हैं कि हम ये सारे जनरेशन करके गए हैं। आपकी गवर्नमेंट में से कुछ लोग कहते हैं इतनी ज़्यादा कर गए कि संभाली नहीं जा रही। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उनकी बात 100% ठीक है। और उसका जवाब ये है कि यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइनें थी 21,000 मेगावाट की, और पैदा कर गए 30,000 मेगावाट, ये 35,000 मेगावाट पैदा इसलिए कर गए कि पैदा करने में मुनाफा बहुत था, कमीशन बड़ा लंबा था। $9.5 लाख पर मेगावाट दुनिया में प्रोडक्शन की कास्ट थी उस वक्त, ये 16.5 लाख के करके गए। सो उसमें बड़े पैसे थे। NTDC ने डिस्ट्रीब्यूशन लाइनें जो थी या ट्रांसमिशन लाइनें जो है वो NTDC करता है, वापडा करती है, उसमें पैसे नहीं थे। इन्होंने कोई पैसा नहीं लगाया। जितने 5 साल रहे हैं, 5 साल इन्होंने ट्रांसमिशन लाइनों पे पैसे नहीं लगाए, और प्लांट्स पे पैसे लगा के ऑलमोस्ट $15-20 अरब लगा गए। उसमें मिशन खड़ा करके जितने पैसे नज़र आते हैं, हरे भरे नज़र आते हैं। ये जितने ज़्यादा यहाँ पे पैसे की रेल पे नज़र आती है, मरियम बीबी की देखें या नवाज शरीफ साहब का प्रोटोकॉल देखें, या आप कह रहे प्रॉपर। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। मुज़म्मिल असलम साहब की तरफ मैं जाना चाहता हूँ। के लिए वो बिजली की जो प्रोडक्शन करके, तो उसकी वजह है। जी ठीक है, मैं समझ आपका पॉइंट आ गया सर। पेट्रोल के हवाले से मैं जानना चाहता हूँ, एक ख्याल ये किया जा रहा है, जब पीपल्स पार्टी का मुज़म्मिल साहब दौर था, तो जो इंटरनेशनल क्रूड ऑयल की कीमत थी या पर बैरल हमें जो मिलती थी, उसकी कीमत तकरीबन जो थी वो $73 के करीब बताई जाती है। अब इस असना में जो पीपल्स पार्टी है वो उसको $116, $114 जो है वो सेल करती रही है। बल्कि इंटरनेशनल क्रूड ऑयल जो कीमत है वो 140 तक भी गई है सर, 140 फी बैरल तक जो गई है, 120 पे गई, 130 पे गई, 140 पे गई है। 114, 115, $116 में हम पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के अंदर पेट्रोल डलवाते रहे गाड़ियों में। आपके दौर में जो कीमत है वो उससे काफ़ी नीचे है क्रूड ऑयल की, लेकिन जो पेट्रोल प्राइस है रुपए में वो 120, 22, 14, 18 के करीब है। यानी कि जब इतना ज़्यादा रिमार्केबल डिफरेंस है इन क्रूड ऑयल प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में, तब कीमत जो है वो इस दौर के अंदर इतनी मिलती जुलती क्यों है? देखिए, बात ये है कि थोड़ा सा आपने जो है ना मोटी मोटी बात की, आपने जो है फाइन ट्यूनिंग नहीं की बात की। जी प्लीज। अगर आप पीपल्स पार्टी का दौर उठा लें, आप PMLN नून का दौर उठा लें, तो ऑयल प्राइसेस जो है कम से कम दोनों के दौर में 50% जो है ना वेरी करती रही, जिसे वॉलेटिलिटी कहते हैं। मिसाल के तौर पे आपने बताया कि तेल की कीमत जो है उनके जमाने में 115-120 रुपए भी थी, उन्हीं के जमाने में 90 रुपए भी गई है। इसी तरीके से मुस्लिम लीग नून के दौर में भी अगर 70-72 रुपए थी, तो उनके दौर में भी 90-100 रुपए गई है। और वो इस वजह से गई है, दो फैक्टर, एक आलमी मार्केट में तेल की कीमत जैसे आपने बताया, और दूसरा एक्सचेंज रेट। अभी PTI की हुकूमत की आप बात कर लें तो पिछले साल, पूरे 1 साल पहले पेट्रोल की कीमत पाकिस्तान में 65 रुपए लीटर थी। तो जब पेट्रोल सस्ता था तो इन्होंने पेट्रोल सस्ता कर दिया।
मजे की बात आपको बताऊं, जब ये 65 रुपए 70 रुपए लीटर पेट्रोल बेच रहे थे पिछले साल, तो ये हुकूमत जो है लगभग 40 रुपए लीटर जो है सेल्स टैक्स और पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी के मद में कमा रही थी। आज जो 119 रुपए का पेट्रोल है उसमें ये हुकूमत जो है पीडीएल में 0 और सेल्स टैक्स में 11 रुपए ले रही है, यानी कि 65 रुपए में इनको 40 रुपए बच रहे थे हुकूमत को टैक्स की मद में, और आज 119 रुपए में इनको 11 रुपए बच रहे हैं, सेल्स टैक्स और पीडीएल इनको मिल नहीं रहा। तो जो हम जो है ना, मैं नहीं बात करूंगा कि इंडिया में कितने का है, जापान में कितने का है, तुर्की में कितने का है, मैं आपको 2 पीरियड का मुवावजा दे दूं। तो तेल की कीमत में भी टेंडेंसी है, अगर नीचे जाएगा नीचे मिल जाएगा, और अगर ऊपर जाएगा तो ये हो सकता है 150 पौने 200 का भी हो जाए। एक और बड़ी अहम चीज़ है, वो है दैट इज़ अबाउट द टैक्स कलेक्शन। मैं गुफ्तगू में टाइम कम है इसलिए मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। टैक्स नेट के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा कि पीटीआई की इस गवर्नमेंट ने टैक्स नेट बढ़ाने के दावे तो बड़े किए थे, आपने भी, मैंने भी, हम सब ने टीवी पर देखे। टैक्स नेट हमारा कितना बड़ा है, पहली चीज़ ये। और दूसरी चीज़ सर ये है कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन है उसका हजम हमारे अदाद शुमार के मुताबिक बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। सो क्या यही तरीका रह गया है टैक्स कलेक्शन का इंस्टेड ऑफ जो फाइलर्स हैं या जो टैक्स नेट है बढ़ाने के? देखिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान की 75 साल तारीख में कोई एक दिन ऐसी या कोई एक हुकूमत नहीं है जो टैक्स का तमगा जो है उठा के घूमे। मुस्लिम लीग नून को जो है और पीपल्स पार्टी को सूट करता है, वो कहते हैं हमने डबल कर दिया। अगर टैक्स टू जीडीपी देखें वो क्यों नहीं डबल हुआ फिर, ठीक है ना। जो जिसको नंबर सूट करता है, लेट्स एक्सेप्ट दिस फैक्ट कि वी एज अ नेशन हैज फेल्ड टू कलेक्ट टैक्सेस। उसकी वजह ये है कि जो हमारे पार्लियामान में जो लोग बैठे हैं वो बहुत ताकतवर हैं, जहाँ पे आमदनी होती है उसको वो टैक्स नहीं लगने देते। एग्रीकल्चर है और बहुत सारी सर्विसेज हैं, ठीक है, जहाँ पे अरबों रुपए कमाया जाता है। और डॉक्टर साहब इस चीज से एग्री करेंगे आपके, मुझे लगता है, ठीक है ना। तो वो जो है ये लेट एक्सेप्ट दिस फैक्ट। और रहा सवाल पीटीआई की हुकूमत का, पीटीआई की हुकूमत ने टैक्स नेट तो शायद नहीं बढ़ा सकी, लेकिन अब नंबर ऑफ फाइलर्स बढ़ा के आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने कुछ करेक्शन करा दिए। जैसे मोबाइल फोन स्मगल होता था, IMEI नंबर ले आ गए, फिर ये स्मगलिंग पे क्रैकडाउन, ट्रैक एंड ट्रेस पे इन्होंने काम कर लिया। तो इन्होंने कुछ रिफॉर्म किए हैं, इसके नताइज अभी आएंगे। अभी ये सिर्फ टैक्स टारगेट को टारगेट कर रहे हैं, जिसमें जो है ना इन्होंने पिछले साल भी कामयाबी हासिल कर ली, और पहले महीने का जो 410 अरब रुपए का नंबर है वो भी। और आखिरी बात आपको कर, जी देखिए, अगर आप मुझसे पूछेंगे ना तो मैं ये कहूंगा कि जो आपके मुल्क में आमदनी या पैदावार बढ़ाता है उसको अगर आप ज्यादा टैक्स कर देंगे तो वो डिस्करेज हो जाएगा। तो आप हमारे उल्टी फिलॉसफी, और मैं ये कहता हूँ जो कंजम्पशन करता है वो आपकी मुल्क की रिसोर्सेज अवे कर देता है, आपके मुल्क पे दबाव डालता है। आयरलैंड एक ऐसा मुल्क है जहां पे वो उनकी अप्रोच ये है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस से ज्यादा टैक्सेस लेते हैं वो, और इनकम टैक्स पे इंसेंटिव देते हैं। ठीक है सर, बिल्कुल आपको पॉइंट आ गया मुजम्मिल साहब। टाइम की कमी का सामना है। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊंगा टैक्सेशन के हवाले से। क्या जो ये फॉर्मूला बता रहे हैं मुजम्मिल साहब, डू यू अग्री विद इट सर वेरी प्रिसाइजली? जी, मुजम्मिल साहब का फॉर्मूला बुनियादी तौर पे दुरुस्त है। मैं ये समझता हूँ कि देखिए, हुकूमती पॉलिसी जो है, चाहे वो बिजली के हवाले से हो, चाहे वो गंदम के हवाले से हो, चाहे वो चीनी के हवाले से हो, चाहे वो टैक्सेशन के हवाले से हो, उन सब एम है वो ये होता है कि गुर्बत को कम किया जाए। अब आप सोचिए कि वजीर आजम साहब ने जो कुछ दिनों पहले टेलीफोन के ऊपर जो राब्ते किए और उसमें जो बात बताई है वो बड़ी ही गौरतलब बात है। उन्होंने खुद से ये कहा है कि जो एहसास प्रोग्राम वालों ने सर्वे किया है उसके मुताबिक तकरीबन 40% पाकिस्तान की आबादी ऐसी है जिनके ऊपर ये एहसास प्रोग्राम जो 12,000 रुपए वाला है वो लागू हो जाता है। यानी कि मतलब ये है कि इस वक्त 9 करोड़ पाकिस्तानी ऐसे हैं जो शराए गुर्बत से नीचे रह रहे हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एहसास वालों का जो सर्वे है उसको बयान करते हुए वजीर आजम साहब ने बताया। अब 3 साल पहले जो था वो तकरीबन 7 करोड़ पाकिस्तानी थे जो शराए गुर्बत से नीचे रह रहे। इसका मतलब ये हुआ कि पिछले 3 सालों में तकरीबन 2 करोड़ पाकिस्तानी इजाफी पाकिस्तानी ऐसे हैं जो शराए गुर्बत से गिर गए हैं। तो आपकी की पॉलिसीज, आपकी गंदम की पॉलिसीज, आपकी पावर की पॉलिसीज, आपकी टैक्सेशन की पॉलिसीज वो मजीद पाकिस्तानियों को मजबूर कर रही हैं शराए गुर्बत से गिरने का। रियासत का जो अल्टीमेट एम है वो तो ये है कि हमने कम से कम गुर्बत की शरह से नीचे जाना है। बिल्कुल ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, बहुत टाइम कमी का सामना है। मैं चीमा साहब ये बताइएगा,
पॉलिसीज गवर्नमेंट की जिस तरह डॉक्टर साहब इंडिकेट कर रहे हैं, वो वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न इसकी वजह से हम इस चीज़ की जानेब बढ़ रहे हैं कि हालात थोड़े से हमारे आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं। क्यों गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के ऊपर कंट्रोल नहीं हो पा रहा सर? क्विकली। डॉक्टर साहब की जजमेंट ठीक नहीं है। डॉक्टर साहब ये आप कह लें कि हालात हमारे कंट्रोल में आ रहे हैं। हालात जब हम आए थे आउट ऑफ कंट्रोल थे। आपका करंट अकाउंट डेफिसिट इतना ज़्यादा था, आपके पास रिज़र्व जो हैं वो को 18-20 अरब डॉलर हो के दोबारा रिवर्स आ गए। आपके पास 3 महीने की इंपोर्ट और यू कैन से कि इसके जो आपकी नेट होती है, क्या करंट जो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है आपकी स्टॉक एक्सचेंज में, वो वापस करने के पैसे नहीं थे। अब आपके पास 25 अरब डॉलर इस मुल्क में दोबारा रिजर्व हो गए। बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ जमशेद इकबाल मौजूद थे, मुजम्मिल असलम साहब मौजूद थे और डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब मौजूद थे। आप लोगों से इंशाल्लाह जल्द ज़रूर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।